बिंदु समूह सममिति। आज हम बिंदु समूह सममिति के बारे में जानेंगे, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। और पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री से हमारा क्या तात्पर्य है। तो सममिति संक्रिया ऐसी सममिति संक्रिया है जिसको अपन किसी लैटिस बिंदु पर क्रियान्वित करें तो वो लैटिस बिल्कुल निश्चल रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये हमारी सममिति संक्रिया है। इस तरह से कुल 32 बिंदु समूह संभव होते हैं। और अगर अपन सममिति की बात करें तो प्रकृति में आप सभी तरफ सममिति को अनुभव कर सकते हैं। मसलन अगर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक दर्पण मान लिया जाए या परावर्तन सममिति माने, तो लेफ्ट और राइट आपको बिल्कुल समान मिलेंगे। क्रिस्टलोग्राफी बिंदु समूह में जो सममिति संक्रियाएं संभव है वो हैं घूर्णन, फिर घूर्णन परावर्तन, फिर घूर्णन प्रतिलोमन, परावर्तन और प्रतिलोमन। अब घूर्णन से मतलब क्या है? रोटेशन थ्रू इंटीरियर मल्टीपल्स ऑफ 2π/n, यानी कि 2π/n से अगर हम इसको रोटेट करें, जहाँ पर कि n एक इंटीजर है, तो उसकी सममिति खत्म नहीं हो, यानी कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर अपने पास में ये एक हमारे पास में ये हमारा, इसके अंदर यहाँ से अगर मान लो शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से, तो हमारे पास टोटल 360 डिग्री है। अगर मान लो कि n 4 हो तो 2π/n 90 डिग्री हो गया। यानी कि अगर किसी आकृति को 90 डिग्री से घुमाने पर उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी आकृति कौन सी होती है? ये देखिए आप यहाँ पर, ये स्क्वायर। अगर अपन स्क्वायर को लेंगे तो इसके अंदर आपको ऐसी सममिति मिल जाएगी। इसके अंदर एक और दूसरी सममिति भी मिलती है। अगर अपन बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल अथवा इस ये वर्टिकल अथवा डायगोनल, इससे आप देखो तो ये इसमें परावर्तन सिमेट्री भी है, क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल राइट के बराबर लिख रहा है। लेकिन अगर एक आयत होगा, आयताकार आकृति होगी, तो उसमें 90 डिग्री की सिमेट्री नहीं होगी, उसमें 180 डिग्री की सिमेट्री होगी और परावर्तन सिमेट्री तो होगी। ठीक इसी तरह से प्रतिलोमन सिमेट्री। प्रतिलोमन सिमेट्री में क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से अगर उसका r स्थिति वेक्टर है, तो -r पर भी एक सममिति पॉइंट होना चाहिए। अगर ऐसा है, प्रत्येक बिंदु के लिए प्रत्येक जो r वेक्टर है उसके लिए -r पर भी अगर एक सममिति बिंदु है, तब हम कहेंगे कि हमारी जो सममिति है वो प्रतिलोमन सममिति है। अब कई बार क्या होता है कि घूर्णन, परावर्तन और प्रतिलोमन तो नॉर्मल हो गया। अब घूर्णन करने पर मान लो 2π/n से घूर्णन किया और हमको एक सममिति तत्व नहीं मिलता है, तो घूर्णन के उपरांत अगर उस अक्ष के लंबवत, जैसे मान लो अपन ने घूर्णन कर दिया 90 डिग्री से और अपन को सममिति नहीं मिली, तो इस अक्ष के या इस अक्ष के या किसी एक अक्ष के लंबवत तल से परावर्तन द्वारा अगर सममिति तत्व प्राप्त हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे घूर्णन परावर्तन। इसी प्रकार से अगर चूंकि 2π/n से रोटेट कर रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे n फोल्ड घूर्णन परावर्तन। ठीक इसी तरह से अगर मान लो अपन ने घूर्णन कराया और उसके बाद में हर एक r के सापेक्ष एक -r पॉइंट पर सममिति तत्व पाया जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि घूर्णन प्रतिलोमन सममिति है, n फोल्ड घूर्णन प्रतिलोमन। और इनको जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम लिखने के लिए दो विशेष तरह के नोटेशन काम में लेते हैं। इसमें से एक है शॉर्नफ्लाइज नोटेशन, और दूसरा है इंटरनेशनल।
दोनों नोटेशन बहुत फेमस है, इंटरनेशनल नोटेशन और शॉर्नफ्लाइज नोटेशन। इसके अलावा एक तीसरा एक आलेखीय निरूपण भी होता है कि अपन इसको डायग्राम बना के भी कई चीज़ों को हम समझा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इनको प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बिंदु समूह 1 है तो इसके अंदर कोई सममिति तत्व नहीं है, इसलिए इसका कोई तुल्य बिंदु नहीं है। लेकिन अगर इस बिंदु समूह 1 के अंदर एक मिरर तल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक मिरर तल है, तो इसके सापेक्ष एक दूसरा तुल्य बिंदु आ जाता है। तो एक बिंदु परावर्तन के पश्चात उसका दूसरा तुल्य बिंदु हो जाता है। तो ये हमारी सिमेट्री हो गई, सममिति इसको बोलेंगे 1m सममिति। लेकिन जब बिंदु समूह 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए एक के सापेक्ष एक दूसरा सममिति तत्व है जो बिल्कुल 180 डिग्री पर है। अब 2 के अंदर अगर एक परावर्तन तल हम कहीं पर एज्यूम करें, मान लो कि ये एक परावर्तन तल है, अपन एक समझने के लिए देखें, ये अगर एक परावर्तन तल है तो इसके सापेक्ष इधर एक बिंदु होगा, इसके सापेक्ष इधर एक बिंदु आ जाएगा। तो हमको 2 की बजाय 4 बिंदु मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है। इस फिगर में आप देखिए कि अगर हम एक परावर्तन तल यहाँ मानते तो इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ आ जाएगा, इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ आएगा। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि एक अगर परावर्तन तल यहाँ पर एज्यूम किया जाए तो ये बिंदु इसके सापेक्ष हो जाएगा, ये बिंदु इसका तुल्य बिंदु हो जाएगा। तो अर्थात अगर एक टू फोल्ड सिमेट्री के अंदर एक मिरर तल होने पर दूसरा मिरर तल स्वतः आ जाता है, तो वो जो सममिति बन जाती है वो 2mm बन जाती है। लेकिन थ्री फोल्ड जब होगा तो यहाँ पर 3 बिंदु होंगे, तीनों बिंदु 120 डिग्री के उस पर होंगे। और इसमें जब मिरर तल बनाएंगे तो इसमें दूसरा मिरर तल ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, तो ये सिमेट्री रहेगी 3m। लेकिन जब वापस सम संख्या में इसको हम रोटेशन लेंगे, 4m करेंगे, तो हमको फिर से वापस 2 परावर्तक तल मिलेंगे। एक तल एज्यूम करने पर दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। ये देखिए 4 के अंदर भी जब एक अपन कर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो इसको 4mm बोलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेतन में हम घूर्णन के लिए तो n यूज़ करते हैं, परावर्तन के लिए हम m यूज़ करते हैं, प्रतिलोमन के लिए n बार का प्रयोग किया जाता है। शॉर्नफ्लाइज और इसके बारे में आप अगर बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपको क्रिस्टलोग्राफी की कुछ संदर्भ पुस्तकें देख सकते हैं। और सभी ये जो अपने डिफरेंट देखिए कि 5 डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं, घूर्णन परावर्तन, घूर्णन प्रतिलोमन, परावर्तन और प्रतिलोमन, इनको जब हम इनकी सारे कॉम्बिनेशन कर लें तो टोटल 32 बिंदु समूह ही बनाए जा सकते हैं। कुछ जो प्रतिबंध है वो स्थानांतरण सममिति से आते हैं और इसके अनुसार 5 फोल्ड घूर्णन सममिति अक्ष संभव नहीं है। इसी तरह से 7 फोल्ड या उससे अधिक का घूर्णन फोल्ड संभव नहीं। ये हम आगे जो इसको प्रूव करके देखेंगे कि क्यों 5 फोल्ड घूर्णन सममिति संभव नहीं है या 7 फोल्ड या उससे अधिक का घूर्णन क्यों नहीं हो सकता। जो मुख्य नोटेशन है उसको एक मुख्य इसके बहुत संक्षिप्त में आपको मैं थोड़ा सा संकेत समझा देता हूँ, बाकी अधिक आपको उसकी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे। तो घूर्णन के अंदर शॉर्नफ्लाइज नोटेशन में हम CN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नोटेशन के अंदर हम इसके लिए N यूज़ करते हैं। लेकिन N फोल्ड अक्ष से और एक मिरर तल भी है जो घूर्णन अक्ष के अंदर हो, तो हम शॉर्नफ्लाइज नोटेशन में इसको CN भी बोलेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नोटेशन के अंदर ये NMM होगा अगर N इवन है और NM होगा अगर N ओड है। जैसा आप अपने देखा था कि भाई जब यहाँ पर ये 2 हो रहा था तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा पर्यावर्तक तल इसके अंदर क्रिएट हो रहा था, लेकिन जब 3 है तो उसमें नहीं हो रहा है, या 1 है तो उसमें नहीं हो रहा है। 1 के अंदर हमने देखा एक पॉइंट बनाया तो दूसरा अगर हम तल यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर में नहीं सोच सकते, परपेंडिकुलर किसी भी दूसरे एंगल पर नहीं सोच सकते। अगर N फोल्ड अक्ष के लंबवत एक मिरर तल है तो यहाँ पर शॉर्नफ्लाइज नोटेशन के अंदर CNH होगा और यहाँ पर N/M होगा। N फोल्ड घूर्णन प्रतिलोमन के लिए भी CNH होगा, लेकिन यहाँ पर N बार होगा। और N फोल्ड घूर्णन परावर्तन के लिए शॉर्नफ्लाइज में SN है, लेकिन यहाँ पर N बार ही है। N फोल्ड घूर्णन अक्ष के लंबवत 2 फोल्ड अक्ष हो, अगर एक की बजाय 2 फोल्ड अक्ष है और अतिरिक्त 2 फोल्ड अक्ष जो N फोल्ड अक्ष की वजह से है
तो यहाँ पर dn आ जाएगा, जबकि हम यहाँ पर इसको n22 लिखेंगे, जहाँ की n इवन है और अगर n ओड है तो n2 होगा। अब कल हम इसको थोड़ा सा स्पेस ग्रुप के बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्यों 5 फोल्ड अथवा हाई फोल्ड सिमेट्री संभव नहीं है।